सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये हमारी, जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपके टेट, सुपर टेट और यूपी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम में कई बार भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डेफिनेटली यहाँ से पूछे गए सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर कहा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं। तो ये अप्रूव हुई थी 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को ये सुपर टेट या यूपी टेट में पूछ सकते हैं। सीटेट में ये बात नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको जान लेना है 29 जुलाई 2020 को जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूवल मिला था, नहीं अप्रूव हुई थी। आगे समझते हैं। यह भारत की तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो कैसी है ये भारत की तीसरी है, लेकिन 21st सेंचुरी की ये पहली एजुकेशनल पॉलिसी है। ये बात पूछी जा सकती है 21st सेंचुरी की एजुकेशन पॉलिसी कौन है इंडिया में, तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ध्यान रखना। यह भारत की कैसी है, ये तीसरी है। आगे समझते हैं। इसने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का स्थान लिया। किसका स्थान लिया था, मतलब किसको रिप्लेस करके ये आई थी, तो 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी उसको रिप्लेस करके ये हमारी NEP 2020 लाई गई थी, ध्यान रखना इसको। आगे हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो हैं के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रिपोर्ट पर आधारित है, तो ध्यान रखना डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट पर आधारित है। अगला हमारा है MHRD। इसका मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। MHRD को बदल के क्या कर दिया गया, MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बदल दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पर देखिए एजुकेशन को जो है, मतलब एजुकेशन क्या होता है। देखिए भारतीय संविधान में 3 लिस्टें हैं। एक होती है हमारी सेंट्रल लिस्ट, एक होती है हमारी स्टेट लिस्ट, एक होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। 3 टाइप की लिस्टें दी गई हैं। और जो हमारा एजुकेशन जो टॉप सब्जेक्ट है, ये क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि समवर्ती सूची के अंदर आता है। मतलब क्या होता है इसका, देखिए इसका मतलब होता है कि इस पर यानी कि एजुकेशन वाले टॉपिक पर, एजुकेशन पर, शिक्षा के प्रावधान पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य दोनों ही मिल करके अपनी भूमिकाओं को अदा करते हैं, यानी कि दोनों ही लोग मिल करके इस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका गोल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए यानी कि सभी का समावेश होना चाहिए, और स्किल्स यानी कि बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करनी है, और उसका कैसा डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये 4-5 कीवर्ड हैं, ध्यान रखना। ये जो है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधान हैं। आगे देखते हैं। हाँ, इनके गोल क्या हैं, क्या क्या इनके गोल हैं। तो सबसे पहला गोल हमारा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो एजुकेशन पर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो 6% ऑफ GDP तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 6% ऑफ GDP, मतलब GDP का 6% हिस्सा सरकार बजट का एलोकेशन करेगी, किसके लिए, शिक्षा के लिए। तो उम्मीद है समझे होंगे आप इस बात को। आगे हमारा है अगला पॉइंट स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, यानी कि प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक के जो स्कूल है वहाँ तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रखा गया लक्ष्य, कब तक, 2030 तक। जबकि हायर एजुकेशन में ये लक्ष्य कितना है, हायर एजुकेशन में यही लक्ष्य GER का जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, 2035 का लक्ष्य रखा गया है, 50% बाई 2035 तक। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। हाँ, अब देखिए मेनली फोकस है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना गया है। देखिए NEP 2020 का फोकस कहाँ पर है मेनली। देखिए पहले क्या था, रोड लर्निंग यानी कि रटाने पर बल दिया जाता था, लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या कहा गया कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर आपको फोकस करना है, बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ मतलब रोड लर्निंग, मतलब आपको रटाना नहीं है, बच्चों को बात को समझानी है। जब बच्चा समझ पाएगा तो उसका डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पर मेमोराइजिंग फैक्ट, ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, ये भी नहीं है। क्या करना है इसकी जगह पर, आपको बच्चे के अंदर समझ डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और एनालिसिस बनाना है उसको, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग की ओर उसको जो है प्रमोट करना है उसको, ना ही कि फैक्ट को रटाने पे, फैक्ट को समझाने पे, फैक्ट कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें उसको समझानी है, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। तो यहाँ पर कहा गया व्हाट यू थिंक से इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, हाउ यू थिंक। मतलब व्हाट यू थिंक से अब जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी किधर फोकस कर रही है, हाउ टू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इससे ज़्यादा है कि आप कैसे सोचते हैं, इस बात पर फोकस करता है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगला हमारा है इसका नया स्ट्रक्चर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का रहता है। तो सबसे पहली बात है, पहला हमारा ओल्ड मतलब कैसा था स्ट्रक्चर, तो ये था हमारा 10+2, कैसा था, 10+2 था। अब जो नया हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर आया है वो कैसा आया है, 5+3+3+4, 5+3+3+4। इसको याद रखने के लिए देखिए क्या करिए, सबसे पहले हमारा होता है 5, फिर आता है हमारा 4, बीच में क्या आ जाएंगे 3, 5 4 बीच में 3, 5 4 बीच में 3, ध्यान रखना। बाकी आप जैसे भी याद रख पाएँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, 5 3 3 4, ठीक है। एग्जाम में यही आपसे कई बार पूछा गया, सीटेट में तो यही पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा आया है नया, तो बताइए 5 3 3 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया।
अब देखिए इसकी स्टेज कौन कौन सी है, वहाँ से आपसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली स्टेज है, पहले 4 स्टेजों में बांटा गया है। एक 5 साल की है, दूसरी 3 साल की है, फिर 3 साल की है और लास्ट वाली हमारी है 4 साल की। पहले कैसी थी, 10+2 थी, सभी को पता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पहले वाली कैसी थी, तो पता होना चाहिए आपको। तो देखिए पहला हमारी जो स्टेज है उसका नाम रखा गया फाउंडेशनल स्टेज। क्या क्या नाम है इसका, फाउंडेशनल स्टेज। कई बार तो नाम ही पूछ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज बताइए कौन सी है, तो आपको बताना होगा कौन सी होगी, फाउंडेशनल स्टेज, जो कि किस इस ग्रुप के बच्चों के लिए होती हैं, 3 से लेकर के 8 साल के बच्चों के लिए होती हैं। 3 से लेकर के 8 साल के लिए बच्चों के लिए होती है। इसमें प्री स्कूल प्लस क्लास 1 और 2 इंक्लूड होता है। प्री स्कूल का मतलब है जब बच्चा आंगनवाड़ी वगैरह में जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्री स्कूल में। तो प्री स्कूल से लेकर के क्लास 1 से 2 तक इसमें इंक्लूड होते हैं। ये 5 साल का पीरियड होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना 5 साल का। हाँ, यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्डिंग करते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को। मतलब बच्चे का थोड़ा सा पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना ये सारी बातें बच्चे को यहीं पर हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं इसको हम लोग। अगला हमारा है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होते हैं। ये क्लास 3 से लेकर के 5 तक चलता है और इसका समयकाल कितना होता है, 3 साल का होता है। कितना होता है, 3 साल का होता है, ध्यान रखना। ये इसमें क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग, बच्चे को तैयार किया जाता है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए तैयार करते हैं हम लोग। किस स्टेज में, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। अगला हमारा है मिडिल स्टेज, जिसमें हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिंग हॉरिजन, यानी यहाँ पर 11 से 14 साल तक के बच्चे आते हैं, उम्र के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। ये 6 से 8 तक चलता है और इसका भी समयकाल कितना होता है, यहाँ पर क्लास 6 से 8 तक चलता है और इसका जो समयकाल होता है वो 3 साल का होता है। अगला हमारा सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं। सेकेंडरी स्टेज में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बच्चों को फ्यूचर के लिए। ये 14 से 18 साल तक होता है। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए उसका ड्यूरेशन 4 होता है। तो यहाँ पर हमने इनका इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं इनको डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेज थी, फाउंडेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, ये 5 साल का समयकाल होता है। 3 से 8 साल के बच्चे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इससे जो है इस स्टेज में शामिल क्या क्या होता है, तो 3 से 8 साल के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। अब अगला कहा गया है कि ये इसमें 3 साल जो है प्री स्कूलिंग और आंगनवाड़ी और ये सारी मिला करके क्लास 1-2 तक चलता है, मतलब क्लास 2 तक ये चलेगी स्टेज। आगे कहा गया है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, पेडालॉजिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं और प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, यानी कि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको खेल के माध्यम से सिखाने को प्रोत्साहित किया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है और स्टोरीज़ होंगी, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाएंगी, गेम खिलवाए जाएंगे, एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चों को बेसिक बातें सिखाई जाएंगी, उनका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो ये हमारा होता है किसमें, फाउंडेशनल स्टेज में। अगला हमारा है यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, फाउंडेशनल स्टेज में एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसका मेन फोकस होता है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। ये ध्यान रखना, FLN। कई बार तो इसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। अगर आपने देखा होगा PYQ उसको तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है बच्चे को स्टेज 3 तक आते आते आपको क्या करना होगा, बच्चे के अंदर डेवलप करना होगा। क्या, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा बच्चे के अंदर, उसका अंडरस्टैंडिंग होगी उसके पढ़ने की लिखने की, और उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए बेसिक कैलकुलेशन करने की। मतलब बच्चे के पढ़ने लिखने और बेसिक कैलकुलेशन की जो है समझ हमें उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। उसी को बोलते हैं हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। मतलब उसका फाउंडेशन लिटरेसी को लेकर के पढ़ने लिखने कि अपनी बात को वो पढ़ सके, लिख सके, थोड़ा बहुत समझ भी सके, ये चीज़ें हम लोगों को इस स्टेज में डेवलप करनी होती है। और न्यूमरेसी मतलब जोड़ना घटाना, बेसिक कैलकुलेशन उसको आनी चाहिए। तो ये होता है हमारा इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, FLN। अगला हमारा स्टेज में असेसमेंट बच्चों को डेवलपमेंट नीड के अनुसार रखा जाएगा। तो ये हमारी सारी बातें हो गई हैं, आप समझ चुके होंगे। बस ध्यान रखना है फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का होता है। एज कहाँ से, 3 से 8 तक। FLN का फुल फॉर्म क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई बातें। अगला हमारा है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ समझिए, देखिए ये 3 साल का होता है। 8 से 11 साल तक क्लास 3 से लेकर के 5 तक के बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। इस स्टेज में क्या करते हैं, प्ले बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, जारी रहेगी। मतलब ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। इसमें होता है लर्निंग और अधिक इंटरेक्टिव और फॉर्मल हो जाती है, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन आ जाते हैं और फॉर्मल हो जाती है टीचिंग। और यहाँ पर क्या करते हैं, लैंग्वेज स्किल, बच्चे के अंदर अब लैंग्वेज स्किल डेवलप करेंगे। न्यूमरेशनल स्किल को और मजबूत किया जाएगा, जो पहले जो फाउंडेशनल स्टेज में डेवलप की गई थी उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। पढ़ने लिखने की क्षमता, न्यूमरेसीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जोड़ने घटाने, ये सारी क्षमताएं। और आगे इसमें क्या करेंगे, बच्चों में रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन की क्षमता विकसित की जाएगी। इसका मेन फोकस क्या होगा, लैंग्वेज पर होगा, न्यूमरेसी पर होगा, अंडरस्टैंडिंग पर होगा और एक्सप्लोर करके सीखने पर होगा। बच्चे नई नई चीज़ों को जान करके एक्सप्लोर करके सीखने पर जोर दिया जाएगा। अगला हमारा है मिडिल स्टेज। हाँ, अगर अब तक आप वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ उनको भी देख लीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके काम भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मिडिल स्टेज। तो पहला है हमारा 3 ईयर का होती है ये मिडिल स्टेज, जिसमें क्या होता है 11 से 14 साल के बच्चे शामिल होते हैं, क्लास 6 से 8 तक, क्लास 6 से 8 तक के ध्यान रखना। इसके मेन फीचर्स क्या हैं, पहला है एक्सपेरिमेंटल
लर्निंग पर विशेष जोर देते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मतलब है बच्चे करके सीखने पर जोर देते हैं यहाँ पर बच्चों के, कि आप जो है एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को समझिए, जानिए और सीखिए। यहाँ पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग की शुरुआत हो जाती है, यानी कि सब्जेक्टेड नॉलेज बच्चों को दी जाने लगती है, किसमें, क्लास 6 से लेकर के 8 तक। कोडिंग को क्लास 6 से इंट्रोड्यूस करने का प्रावधान है, यही ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। अगला हमारा वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर है वो भी क्लास 6 से शुरू हो जाता है। अगला हमारा है ग्रेड 6 से 8 में 10 बैकलेस डे का पीरियड का प्रावधान है। मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिए, यहाँ पर एग्जाम में पूछने वाली बात है ये। ग्रेड 6 से लेकर के 8 में जो है 10 डे का बैकलेस पीरियड का प्रावधान है। यहाँ पर जो होता है बच्चे को बिना बैग के स्कूल बुलाया जाएगा और एक्टिविटी बेस उससे परफॉर्म कराई जाएंगी, ताकि बच्चे अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से चीज़ों को समझ सके, सीख सके। तो ये होगी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर विशेष जोर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर जोर दिया जाता है। मिडिल स्टेज में ध्यान रखना, एग्जाम में यही पूछते हैं बार बार कि किस स्टेज में जो है करके सीखने पर यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है। तो वो हमारी स्टेज कौन सी हो जाएगी, मिडिल एज हो जाएगी, जिसका टाइम पीरियड कितना है, 3 साल का है, और 11 से 14 साल के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, जो कि 6 से 8 क्लास के होते हैं। उम्मीद है समझ के होंगे आप लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने को। अगला हमारा है सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं। ये कितने साल का होता है, ये 4 साल का होता है। इसमें 14 से 18 साल के बच्चे शामिल होते हैं, यानी कि 9 to 12 वाले। इसमें इसका मेन फीचर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सब्जेक्ट चॉइस। मतलब बच्चों को सब्जेक्ट चॉइस चुनने में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। जैसे कि साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गई, और वोकेशनल सब्जेक्ट के बीच में जो रिजिड सेपरेशन को कम करना इसका लक्ष्य है। अगला क्या है, स्टूडेंट को अपनी रुचि के अनुसार मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने का अधिकार है। मतलब बच्चे को यहाँ पर फ्रीडम मिलती है थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ने की, समझने की, अपने अपने सब्जेक्ट चुनने की। तो यही होता है इसमें, किसमें, सेकेंडरी स्टेज। बच्चा बड़ा हो चुका है, क्लास 9 से 12 में है, तो उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने की यहाँ पर छूट दी जाती है। अगला हमारा है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसी स्टेज में होती है, किसमें, सेकेंडरी स्टेज में। एनालिसिस करके बच्चा सीखता है, मतलब कोई बात ऐसे नहीं मानेगा, पहले थोड़ा सा एनालाइज करेगा, समझेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा, फिर करेगा। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने का भी प्रावधान है, अन्य भाषा जो फॉरेन लैंग्वेज हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को फ्रेंच हुआ, जर्मन हुआ, जापानीज़ हुआ, स्पेनिश हुई आदि फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के अवसर दिए जा सकते हैं। बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तो बच्चों को दिए जा सकते हैं। तो चलते हैं अगला देखते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी और मल्टी लैंग्वेजिज्म, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, यहाँ पर जहाँ तक संभव हो सके ग्रेड 5 तक बच्चों को क्या करिए आप, ग्रेड 5 तक या फिर प्रेफरेबल ग्रेड 8 तक, मतलब संभव ज़्यादातर अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रेड 8 तक भी आपको क्या करना है, बच्चे को मदर टंग में भाषा सिखानी, मतलब मदर टंग में उसकी टीचिंग करानी है। मतलब उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें बच्चों को सिखाना है। आपको कोशिश करना है कि उसी में सिखाइए। और NEP का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला का कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया है। 3 लैंग्वेज फार्मूले का मतलब क्या होगा, बच्चे को आपको 3 भाषा सिखानी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड 5 तक या फिर 8 तक हम लोग क्या करेंगे, उसकी अपनी मातृभाषा यानी कि होम लैंग्वेज, या फिर हम कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा में उसको सिखाएंगे। तो पहली उसकी क्षेत्रीय भाषा हो गई, मान लीजिए हिंदी हार्डलैंड का बच्चा, तो उसकी हिंदी हो गई। अदर लैंग्वेज हो जाएगी यहाँ पर हमारी कौन सी, सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी हमारी इंग्लिश, या थर्ड लैंग्वेज हो जाएगी अदर स्टेट लैंग्वेज। अदर मतलब इंग्लिश और हिंदी के अलावा जो इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती हैं कलियाँ, जैसे कि कन्नड़ हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई, ये सारी भाषाएं बच्चों को सिखाई जाएंगी। तो ये हो गया हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला। फर्स्ट हो जाएगा बच्चे की रीजनल लैंग्वेज, मान लीजिए हिंदी हार्डलैंड का तो हिंदी होगी, तमिल का तो तमिल, गुजरात का तो गुजराती। उसके बाद वो जो अदर स्टेट की लैंग्वेज सीखना चाहता है, जैसे कि हिंदी वाले इंग्लिश सीखना चाहेंगे, और जो अदर हैं मान लीजिए गुजराती हैं, वो लोग हिंदी सीखना चाहें तो उनको हिंदी। और थर्ड लैंग्वेज आ जाएगी जो इन दोनों में नहीं इंक्लूड होगी, वो हमारे यहाँ पर थर्ड वाली आ जाएगी। तो उम्मीद है आप बात समझे होंगे 3 लैंग्वेज फार्मूले का मतलब क्या है। 3 लैंग्वेज में कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेज होंगी। इसमें क्या होंगी, 2 इंडियन लैंग्वेज कम से कम होंगे। किसी स्टेट या स्टूडेंट पर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज इंपोज नहीं की जाएगी, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, ध्यान ही रखना है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर और भी बातें हैं, कुछ क्लासिकल लैंग्वेज को सिखाना होगा, स्टूडेंट को संस्कृत और अन्य क्लासिकल इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का अवसर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। जो एग्ज़ाम का कीवर्ड है, यानी कि जो बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि जो मल्टी लैंग्वेजिज्म है उसका मतलब वो रिसोर्स है या फिर बैरियर है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये बैरियर है, कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है कि जो मल्टी लैंग्वेजिज्म है क्या ये बैरियर की तरह काम करता है बच्चे के डेवलपमेंट में, नहीं, ये बैरियर नहीं है। क्या है, ये एक रिसोर्स है, रिसोर्स के रूप में काम करता है बच्चे के डेवलपमेंट में, यानी कि एक रिसोर्स है, इसके माध्यम से बच्चा अलग अलग चीज़ों को सीखेगा, जानेगा, समझेगा। तो यहाँ पर इसको बैरियर ना कह करके क्या कहेंगे, एक रिसोर्स है, एक माध्यम है, ध्यान रखना। ये हमारा ये वाली बात सही होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया करिकुलम एंड पेडागोगी की बात कीजिए, यानी कि NEP का जो मुख्य पेडागोगी फोकस है वो किस बात पर है। ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करानी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, यानी कि बच्चे को रटाने पर जोर मत दीजिए, आप बच्चे को समझाइए, उसको बताइए, उसको एक्टिविटीज़ करवाइए, उसको मतलब एक्सपेरिमेंट करके सीखने के मौके देना चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर बच्चा सीख पाए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करना पड़ेगा।
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करनी है, क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर पैदा करनी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये वही बातें सारी रिपीट करी हुई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लर्निंग जो है रोड लर्निंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर डेवलप करना है, मतलब आपको मेमोराइज नहीं कराने, फैक्ट रटाना नहीं है, बच्चों को समझाने पर जोर देना है। तो यही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं असेसमेंट के रिफॉर्म, कैसे असेसमेंट करना है बच्चों का। तो सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट है उसने क्या याद किया है, उससे ज़्यादा उसने क्या समझा है और उसे कैसे अप्लाई कर सकता है, इस बात पर फोकस करता है हमारा NEP 2020 का अप्रोच असेसमेंट का। पहले क्या था, जो ट्रेडिशनल असेसमेंट था वो क्या था, मार्क्स बेस्ड था, यानी कि उसमें क्या करते थे बच्चे, मेमोराइज करते थे, फैक्टों को रटते थे, एग्जाम में जाते थे, लिखते थे और उससे उनको मार्क्स मिलते थे। तो क्या फोकस करता था, रटने पर बल देता था। बच्चों को ज़्यादातर मेमोराइज कराए जाते थे, फैक्ट रटने पर बल देना होता है। अगला हमारा कहा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो अप्रोच है उसमें बच्चों को क्या करना होगा, कंपिटेंसी करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। 360 असेसमेंट होना होगा, मतलब सिर्फ आप उसके नंबर्स पे उसका आकलन नहीं करेंगे, आप उसकी एक्टिविटीज़ पर देखेंगे, आप उसकी भाषा वगैरह पे देखेंगे, सोशल इंटरेक्शन कैसा है उसका, इंटरेक्शन कैसा है उसका, ये सारी बातें आप लोग को देखनी पड़ेंगी, समझेंगे। यानी कि होल 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट की बात की गई, यानी कि बच्चा अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा, यानी कि स्व मूल्यांकन का भी प्रावधान है इसमें। और अगला हमारा है पीयर असेसमेंट, यानी कि बच्चा ग्रुप में भी आपस में जो है असेसमेंट करने की कोशिश करेगा, पीयर असेसमेंट का भी प्रोविज़न है। और लास्ट में हमारा है टीचर असेसमेंट, यानी कि टीचर तो असेसमेंट करेगा ही करेगा। CAP मॉडल है, ये क्या कहता है, CAP मॉडल में हम लोग समझते हैं। देखिए CAP मॉडल का मतलब होता है, C का मतलब होता है कॉग्निटिव, A का मतलब हो जाएगा हमारा अफेक्टिव और P का मतलब हो जाएगा हमारा साइकोमोटर। तो इनका मतलब क्या होता है, होलिस्टिक असेसमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। अभी हमने पढ़ा 360 असेसमेंट, यानी होलिस्टिक असेसमेंट 360 डिग्री असेसमेंट में। तो ये 3 मॉडल 3 चीज़ों पर बेस होता है। CAP मॉडल होता है, उसमें हमारा C होता है कॉग्निटिव, यानी कि बच्चे की थिंकिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी रीजनिंग के आधार पर। अगला हमारा होगा इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब हो जाएगा इमोशंस, एटीट्यूड और वैल्यूज़ को मिला करके। और आखिरी हमारा होता है साइकोमोटर, साइकोमोटर का मतलब यानी कि फिजिकल स्किल और परफॉर्मेंस के आधार पर। तो ये हमारे तीनों होते हैं। CAP मॉडल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके सीटेट एग्जाम में कई बार रिपीट भी किया है। तो बताना है आपको, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा CAP मॉडल कौन है, तो कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, ध्यान रखना, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अगले हैं इसी से रिलेटेड परख। परख क्या है, असेसमेंट स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, इसका मेन फोकस है। परख एक इनोवेटिव है, इसमें क्या होता है, परख का मतलब क्या है, पहले फुल फॉर्म समझिए। परख का मतलब परफॉर्मेंस, ए का मतलब हो जाएगा असेसमेंट, आर का मतलब होगा रिव्यू और ए का मतलब होगा एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका मेन फोकस है जो असेसमेंट के स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करना और होलिस्टिक असेसमेंट को स्ट्रेंथ करना। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। तो चलिए अब कुछ सवालों को हम लोग करते हैं यहाँ पर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर रहे हैं। तो देखिए, बताइए उनका सवाल। तो बताइए, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो सीटेट पेपर 2 देखिए सोशल साइंस में पूछा गया था 2021 में। तो बताइए, NEP 2020 के अनुसार एजुकेशन स्कूल में, मतलब स्कूल एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कौन सा प्रावधान है। पहला ऑप्शन है हमारा क्लास 10 तक मदर टंग में, या फिर प्रारंभिक वर्षों से इंग्लिश में, या फिर मीडियम का निर्णय केवल स्टेट और पेरेंट्स करेंगे। ये ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, कम से कम कक्षा 8 तक मदर टंग या फिर होम लैंग्वेज में, यानी कि रीजनल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो बताइए कौन सा होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा हो जाएगा NEP के अकॉर्डिंग, कब तक, स्कूल एजुकेशन तक। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, सुना होगा इस वीडियो को, देखा होगा लेक्चर को, तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। कमेंट में बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर होगा कम से कम क्लास 8 तक आपको क्या करना होगा, बच्चों को मदर टंग में सिखाना होगा, बताना होगा और उसको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहा गया क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कहा गया NEP 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। बताइए किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है, दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में रिलेटिव परफॉर्मेंस वाला रिपोर्ट कार्ड, या फिर पूरे वर्ष के पेपर पेंसिल टेस्ट पर आधारित रिपोर्ट कार्ड, या फिर 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। तो बताइए कौन सा होगा, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ये, या फिर समेटिव यूनि डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। बताइए कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। यानी कि आपको जो है होलिस्टिक आपको देखना होगा बच्चे का, सिर्फ एकेडमिक फोकस नहीं करना है, एकेडमिक होना चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, तो सबका आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा, यानी कि 360 डिग्री हर तरफ से आपको उसको मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया NEP 2020 में प्रस्तावित 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड में मुख्य रूप से किसका प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट होगा। बताइए किसका प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट होगा,
स्टेट लेवल मार्क की तुलना में किया जाएगा, या फिर कॉग्निटिव एबिलिटी के आधार पर स्टूडेंट पर लेबलिंग की जाएगी, या फिर केवल उन कंपैरिजन प्रॉब्लम का उल्लेख जिन पर पेरेंट्स को काम करना है, या फिर हमारा हो जाएगा कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन में लर्नर की प्रोग्रेस। अगर आपने CAP मॉडल को ध्यान से पढ़ा होगा तो बस वही है यहाँ पर, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन में लर्नर की प्रोग्रेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहा गया NEP 2020 में नेशनल असेसमेंट सेंटर जो परख है का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये आपका 2030 में पूछा गया। परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन पेपर तैयार करना, एग्जाम आयोजित करना, या फिर हाई लेवल एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर एजेंसी बनाना, या फिर असेसमेंट के नॉर्म्स स्टैंडर्ड गाइडलाइंस निर्धारित करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा एजुकेशनल वेबसाइट के रूप में कार्य करना। तो बताना है आपको यहाँ पर कौन सा होगा। परख अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, किसके लिए था? असेसमेंट के लिए नॉर्म स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस निर्धारित करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कहा गया है NEP 2020 के अनुसार मदर टंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। बताना है आपको सही है, 2022 में पूछा गया सवाल है, बताइए। तो यहाँ पर है मदर टंग में सभी लैंग्वेज और कंटेंट लर्निंग के लिए एसेंशियल माना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा फाउंडेशनल स्टेज से इंग्लिश मीडियम अनिवार्य है, या फिर फॉरेन लैंग्वेज को 3 लैंग्वेज फार्मूला में अनिवार्य किया गया है, या फिर क्लासिकल लैंग्वेज को 3 लैंग्वेज जो क्लासिकल लैंग्वेज है 3 लैंग्वेज फार्मूला में अनिवार्य किया गया है। तो बताइए यहाँ पर मदर टंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। मदर टंग के अकॉर्डिंग पूछा गया, ऑप्शन ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? मदर टंग को सभी लैंग्वेज और कंटेंट लर्निंग के लिए एसेंशियल माना जाएगा। तो शुरुआत में क्या होगा, हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, मदर टंग में ही सिखाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहा गया NEP 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा लैंग्वेज एजुकेशन से संबंधित रिकमेंडेशन नहीं है पूछा गया। यहाँ पर नहीं है वालों बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। ये आपका 2022 में पूछा गया है, बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा शुरुआती वर्षों में क्लासिकल लर्निंग का अध्ययन, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है सेकेंडरी स्टेज में क्लासिकल लैंग्वेज को एडिशनल लैंग्वेज के रूप में पढ़ाना, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा क्लास 5 तक और संभवतः क्लास 4 तक मदर टंग या फिर होम लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में अन्य इंडियन लैंग्वेज का ऑप्शन रखना। तो बताना है NEP के अनुसार इनमें से कौन सा लैंग्वेज एजुकेशन से संबंधित नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। छठे का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा शुरुआती वर्षों में क्लासिकल लैंग्वेज का अध्ययन ऐसा जरूरी नहीं है, बच्चे की क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहा गया NEP 2020 में फॉरेन लैंग्वेज के अध्ययन संबंध में क्या रिकमेंडेशन है। इंग्लिश के स्थान पर सेकंड लैंग्वेज के रूप में सिखाएं, या फिर मिडिल स्टेज में एडिशनल ऑप्शन होगा, या फिर सेकेंडरी स्टेज में एडिशनल ऑप्शन होगा, या फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंतर्गत एक अनिवार्य भाषा होगी। अनिवार्य हो सकती है, बताइए कौन सा होगा सही आंसर इसका। तो सिंपल सी बात है, सेकेंडरी स्टेज में अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा सेकेंडरी स्टेज में इसको एडिशनल ऑप्शन था, आप सीख सकते हैं, बच्चा जो है सीख सकता है, अनिवार्य नहीं थी। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कहा गया NEP 2020 के अनुसार लैंग्वेज एजुकेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है आपको इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 2022 में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है हमारा क्लास 5 तक, प्रेफरेबल क्लास 8 तक मदर टंग, मतलब कक्षा 5 तक, या फिर प्रेफरेबल कक्षा 8 तक आपको मदर टंग में ही यानी होम लैंग्वेज में ही सिखाना है। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन हमसे पूछा गया जो नहीं सही है उसको बताना है। अगला हमारा है ऑप्शन नंबर बी, क्लास 6 से क्लासिकल लैंग्वेज को एडिशनल ऑप्शन के रूप में पढ़ाना है, या फिर सेकेंडरी स्टेज में फॉरेन लैंग्वेज को एडिशनल रूप में बनाना है, या फिर शुरुआती वर्षों में इंग्लिश मीडियम को मतलब इंग्लिश भाषा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि बच्चे को जो सीखने की भाषा होगी वो इंग्लिश कर देनी है शुरुआती स्तर में। ये तो बिल्कुल गलत बात है, बाकी जो तीनों बातें सही हैं, यानी बी सी सही हैं, लेकिन डी वाली गलत है और हमसे गलत ही पूछी गई है। शुरुआती वर्षों में क्या करेंगे, बच्चे को हम लोग क्षेत्रीय भाषा में सिखाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछा गया, यानी डी सही हो गया। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर कहा गया NEP 2022 में फॉरेन लैंग्वेज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा सेकेंडरी स्टेज में फॉरेन लैंग्वेज एडिशनल ऑप्शन के रूप में पढ़ी जा सकती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फॉरेन लैंग्वेज को 3 लैंग्वेज फार्मूला की लैंग्वेज में शामिल किया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑप्शन नंबर सी है हमारा फॉरेन लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फार्मूला के 3 लैंग्वेज में शामिल नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंच को एडिशनल ऑप्शन के रूप में पढ़ाया जा सकता है। बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो बताइए फॉरेन लैंग्वेज के संबंध में कौन सा कथन इसमें से गलत है, मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा फॉरेन लैंग्वेज को 3 लैंग्वेज फार्मूला की लैंग्वेज में शामिल किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाकी ये सारी बातें जो है सही हैं। अगला हमारा कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है NEP 2020 में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को उद्देश्य मतलब किस उद्देश्य से इनकरेज किया गया है।
तो पहला हमारा है यहाँ पर सीटेट पेपर 2 2021 में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है हमारा केवल रोट मेमोराइजिंग बढ़ाने के लिए, यानी कि रटने की विद्या पर बल देने के लिए, जो प्रोसेस है उस पर बल देने के लिए, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, या फिर केवल टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा केवल रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो बताइए कौन सा होगा सही आंसर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए। आगे हमारा है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको भी जरूर देखें। थैंक यू।